तो सबसे पहले तो मुझे डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताओ कि डेप्रिसिएशन कहते किसे। घसारा तो गुजराती मीनिंग हुआ मेरे से। क्यों होती है फिक्स असेट में से हर साल अमाउंट लेस? कौन सा खर्चा भाई? फिक्स असेट इज एन एक्सपेंस। कैसे कम होती है, मैं वही पूछ रहा हूँ। अभी खरीदा वो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती। टाइम लैप्स होने की वजह से प्राइस डाउन होती है। यू मीन टू से कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कोई भी असेट खरीदते हो, आप 2-5 साल तो बात की बात छोड़ो, 1 महीने बाद भी अगर आप उसको बेचने जाओगे तो यू विल नॉट गेट द सेम प्राइस। अगर आपने कोई एक्टिवा खरीदी है 70,000 में और अगर आप उसको बेचते हो 1 महीने के बाद, तो आपको 70 तो नहीं मिलने वाला है। अच्छा, अगर आप उसको यूज ही ना करो और वो एक्टिवा को एज इट इज आप अपने घर पे रख दो, तिलक विलक करके, कंकु वंकु लगा के लॉक कर दिया आपने उसको, 3 साल के बाद आपने उस एक्टिवा को बाहर निकाली एज इट इज विदाउट 0 किलोमीटर रनिंग, तो क्या अब उसकी वैल्यू डाउन होगी? क्यों हुई? बिकॉज ऑफ टाइम लैप्स। सेकंड हो सकता है कि अगर आप एक्टिवा को यूज करते हो तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसकी जो काम करने की ताकत होती है, वो क्या हो जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाउन हो जाती है। और डाउन होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। कोई भी असेट ले लो, नॉट एक्टिवा, एसी ले लो, फ्रिज ले लो, कोई भी ऐसी असेट ले लो जिसकी एक लाइफ डिसाइडेड होती है, एस्टिमेटेड। क्यों यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड यूज होता है? बिकॉज आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते ये एसी 5 साल ही चलेगा। प्रॉपर तरीके से चलाए 10 साल भी चल सकता है, और नहीं चलाए ढंग से तो 4 साल में भी खत्म हो जाएगा ये। सो वहां पे वर्ड यूज होता है ऑलवेज एस्टिमेटेड लाइफ, कि एक एस्टिमेट किया जाता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि 8 साल 10 साल तक ये असेट हमारी चलेगी, और 8 और 10 साल के लिए जैसे जैसे ईयर पास ऑन होगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी। दैट डाउन अमाउंट, दैट रिड्यूस्ड अमाउंट इज नोन एज डेप्रिसिएशन इन अकाउंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन खर्चा है कि क्या है? कौन सा रूल लगेगा इसके लिए, रियल, नॉमिनल और पर्सनल? डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा रूल लगना चाहिए? रियल, नॉमिनल और पर्सनल? Because it is an expense and expense and losses must be debited as per the nominal account rule. ठीक है, ना ही ये रियल है ना ही ये पर्सनल है। बट ये नॉन कैश एक्सपेंस, ये कभी रोकड़े में पे नहीं होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपके पास प्रॉफिट आता है ना, वो कभी भी कैश प्रॉफिट नहीं होता, बिकॉज ऐसे खर्चे भी होते हैं डेप्रिसिएशन नाम के जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की इंडिया के अंदर अलग अलग मेथड्स कौन कौन से? SLM, WDV, यूनिट मेथड, डिप्लेशन मेथड, सम ऑफ ईयर्स मेथड, 7 8 10 मेथड्स अवेलेबल है। बट बेसिकली जो अपने यहाँ पे अकाउंटिंग में चलती है वो 2 ही मेथड चलती है, वन इज SLM एंड सेकंड वन इज WDV मेथड। बाकी मेथड्स डिपेंड करती है इंडस्ट्री के ऊपर, जैसी इंडस्ट्री वैसे वो मेथड को यूज कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्री लगाते हो तो क्या दूसरे साल आप WDV से लगा सकते हो? लगा सकते हो। फिर तीसरे साल वापस स्ट्रेट लाइन में जा सकते हो? नहीं जा सकते। रीजन, इंडियन अकाउंटिंग कहता है कि भाई आप जो भी मेथड फॉलो करते हो, जो भी पॉलिसी फॉलो करते हो ना, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई देनी चाहिए। भी 4 साल स्ट्रेट लाइन यूज किया और फिर 5वें साल से WDV में जाना है तो जा सकते हो। फिर 4-5 साल तक WDV आपका कंटिन्यू होना चाहिए, फिर हर साल आप मूव नहीं कर सकते। अगर आप मूव करोगे तो आपका अकाउंटिंग जो है ना वो चेंज हो जाएगा। पहले साल आपकी फिक्स असेट में जिस हिसाब से आपने कैलकुलेशन दिखाई, नेक्स्ट ईयर वो चेंज हो जाएगा, और उसके चेंज होने की वजह से शायद आपके प्रॉफिट पे डायरेक्ट असर पड़े, और प्रॉफिट पे डायरेक्ट असर पड़ेगा तो जो आपके अकाउंट पढ़ने वाला है उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सपोज आप SLM मेथड यूज करते हो तो हर साल आप 10,000 लगाते हो, लेकिन आपने WDV मेथड स्टार्ट कर दी तो हर साल डेप्री फॉर एग्जाम्पल 5,000 आ रहा है, तो डेप्री कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पढ़ने वाले को तो यही लगेगा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी ने जोरदार काम किया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये तो आपने पॉलिसी बदली, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो आप कंसिस्टेंसी आपको इसमें मेंटेन रखनी पड़ती है। ठीक है, चलो फर्स्ट मेथड लेते हैं अपने, स्ट्रेट लाइन मेथड। आपके मटेरियल में क्वेश्चंस है क्या डेप्री के? बताओ सकल थोड़ी।
बस 4 क्वेश्चन। चलो अपने अपने हिसाब से करेंगे इसको। चलो हेडिंग दे देते अपने। आप भी दे दो हेडिंग। स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑब्लिक, उसके 2-3 नाम है वो सारे लिख लो आप। स्ट्रेट लाइन मेथड, लिखा स्ट्रेट लाइन। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे? दूसरा नाम है इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तीसरा नाम है इसका फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड। अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। इसको स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो आप, ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हो आप, इसको फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको हम अकाउंटिंग में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो देखो, जब सबसे पहले आपकी फर्स्ट एंट्री पास होती है जब आप कोई मशीन को खरीदते हो। जब कोई आप मशीन को खरीदते हो तो आपको मशीन खरीदने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर आप मशीन नहीं खरीदते हो और आपके पास ऑलरेडी कोई मशीन पड़ी है तो मशीन खरीदने की एंट्री पास नहीं होगी अगर बैलेंस वर्ड दिया हुआ हो। कई बार होता है क्वेश्चन में लिखा होता है, एक होता है कि भाई सो एंड सो कंपनी ने 10,000 रुपए की मशीन खरीदी एक 4 को। एक होता है कि इस कंपनी के पास एक 4 को 60,000 बैलेंस की मशीन पड़ी है। तो जब बैलेंस वर्ड दिया हो तो असेट खरीदने की एंट्री पास नहीं होगी। तो अगर हम असेट खरीदते हैं तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? जो असेट आपने खरीदी है वो डेबिट हो जाएगी, कैश और बैंक जिससे भी आपने पे किया है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जब भी आप असेट खरीदते हो तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस होगा तो वो इस असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन हो गया, उसका वेजेस हो गया, ठीक है, उसका डिलीवरी एक्सपेंस हो गया, जो भी उसके रिलेटेड खर्चा हो वो उसमें क्या कर देना है? हमको ऐड कर देना है। ठीक है, चलो फिर मशीन खरीदने के बाद जब आपका साल खत्म होता है, ईयर एंड, ईयर एंड पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। और जो भी मेथड कंपनी की चल रही हो उसके हिसाब से आप डेप्री लगा सकते हो। तो ईयर एंड पे आप डेप्रिसिएशन लगाने की जनरल एंट्री पास करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, क्योंकि आपके असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए असेट अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट। फिर यही जो आपका डेप्रिसिएशन है ये आपके लिए खर्चा होता है। सो ईयर एंड पे इसी डेप्रिसिएशन को मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? पी एंड एल में। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। ये पहले साल में जब मैंने मशीन खरीदी उस साल की एंट्री हो गई। अगले साल जब मैं एंट्री करूंगा तो क्या फर्स्ट वाली एंट्री मशीन खरीदने की दोबारा होगी? नहीं होगी। सिर्फ आपको सेकंड और थर्ड एंट्री कंटिन्यू करनी है इन द सेकंड ईयर। थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर में भी सेम, फोर्थ ईयर में भी सेम, फिफ्थ ईयर में भी सेम। समझ में आया? एक ही बार असेट खरीदने की एंट्री होगी, फिर बाकी ईयर्स में आपको हर बार डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है और उसको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, अगर आप कोई नई असेट खरीदते हो तो फिर उसकी एंट्री आएगी। फिर ऐसा भी होगा कि ये असेट को मैं बेच भी सकता हूँ। 3 साल मैंने यूज किया, फिर मेरे को नई असेट लेनी थी तो मैंने इसको बेच दिया। तो अगर आप असेट को सेल करते हो तो पैसा आएगा। सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका डेबिट। और आपके पास से असेट जाएगी इसलिए असेट क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अब जब भी आप असेट को खरीदते सॉरी बेचते हो तो उसपे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अगर आपको लॉस होता है तो पी एंड एल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ये सिर्फ लॉस के टाइम पे होगा। और अगर आपको असेट बेचने से प्रॉफिट हो गया है तो पी एंड एल अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। और जैसे ही आपने असेट बेची आपकी असेट जीरो हो जाएगी आपके अकाउंट में, क्योंकि अब वो खत्म हो गई, आपने उसको सेल कर दिया। क्लियर यहाँ तक? एंट्री समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपने। राइट डाउन।
अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अपने जो स्ट्रेट लाइन मेथड ले रहे हैं उसका एक और फॉर्मूला लिख लेना कि अगर परसेंटेज ना दिया हो तो एसएलएम कैलकुलेट करने के लिए सी माइनस एस अपॉन एन वाला फॉर्मूला भी यूज होता है। सी का मतलब, एस का मतलब, व्हाट इज स्क्रैप, बंगार मीन्स व्हाट। ये माइनस क्यों किया मैंने इसमें से? ये आपकी कॉस्ट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। 1 लाख की एसेट खरीदी और आपको पता है कि 5 साल के बाद इसको बेचने जाऊंगा तो 10,000 मिलेंगे, तो एक्चुअली आपकी एसेट 90 की हुई, 1 लाख की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, स्क्रैप थोड़ा बहुत चेंज होगा वो अलग बात है, बट अभी एस्टिमेटली आपको लग रहा है 10,000 मिलेंगे तो असेट की प्राइस 90 होगी। कितने साल की असेट है कि भाई, फॉर एग्जाम्पल 10 साल, फॉर एग्जाम्पल, तो हर साल डेप्रिशिएशन 9,000 रुपीज हमको चार्ज करना रहेगा। क्लियर? चलो राइट डाउन अ क्वेश्चन। विप्रो लिमिटेड परचेज, नहीं, अपनी मर्जी से ही करेंगे, बुक में नहीं मजा आएगी, मैं आपको उसमें सारी वैरायटी लिखवा लिखवा के करवा देता हूँ। सर ये हम नोट क्योंकि मेरे नोट्स नहीं है इसलिए। ये सब नोट कर दे ऊपर वाला, ये पेज छोड़ दे। बाद में कर लेना नोट, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ऐसा होगा इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो भी लिखा है बाद में आप ये नोट्स कॉपी कर लेना। चलो अभी क्वेश्चन मेरे साथ आप कॉपी कर लो कि भाई विप्रो लिमिटेड परचेज एन असेट फॉर ₹1 lakh, for ₹1 lakh on 1 April 2022। 1 अप्रैल 2022 को विप्रो लिमिटेड ने ये एसेट खरीदी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन as per straight line method is 10%. Rate of depreciation as per straight line method is 10%. फिर लिखो विप्रो लिमिटेड purchased another asset for ₹50,000 on 1/7/2023, on 1/7/2023. Pass necessary journal entries in the books and prepare ledger accounts up to 31st March 2025 and prepare necessary ledger accounts up to 31st March 2025. क्लियर? ये हमारा सादा क्वेश्चन हो गया। चलो अब इसमें अपना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं। भाई क्या अकाउंट लिखा ना, नेसेसरी लेजर अकाउंट, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स का मतलब भाई जितने डब्बे बन सकते हैं आपको बना देने हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देते, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। LF बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, LF JF जो भी बनता होगा। साथ में बनाई दो और साथ में आपको लिखना भी है।
शुरू करें? चलो, कौन सी तारीख को मशीन खरीदी है विप्रो ने? तो डेट में लिखेंगे 1 अप्रैल 2022, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने में खरीदी? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए असेट अकाउंट में डेबिट और बैंक अकाउंट में हो जाएंगे क्रेडिट। क्लियर? Yes. अब नेक्स्ट असेट जो आप खरीदने वाले हो वो कौन सी डेट पे खरीद रहे हो? एक साथ 2023 को, और हमारा साल शुरू हुआ है 1/4/22 को। अगर किसी को ईयर में कंफ्यूजन हो तो ऊपर लिख लेने का, कोई पहला साल 22 से शुरू हुआ, 31 मार्च 23 को खत्म होगा, फिर दूसरा साल 1/4/23 से शुरू होगा, 31 मार्च 24 को खत्म होगा, तीसरा साल 1/4/24 को शुरू होगा, 31 मार्च 25 को खत्म होगा। ठीक है, और हमको 31 मार्च 25 तक का ही देखो अकाउंटिंग करने के लिए कहा है। तो हमने जो असेट खरीदी है दैट इज ऑन 1/7/23, तो 1/7/23 कौन से ईयर में फॉल हो रहा है? नेक्स्ट ईयर में। तो इस साल में हमको और कोई एंट्री पास नहीं करनी है असेट खरीदने। एक बार असेट खरीद ली, अब साल खत्म होगा हमारा 31 मार्च 23 को। क्या लगाएंगे हम अब? तो डेप्रीशिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और असेट अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। कितने % डेप्रीशिएशन लगाना है? 10%। तो 1 लाख की असेट है, 10% डेप्रीशिएशन फॉर 12 मंथ। यहाँ पे है ना बहुत मिस्टेक हो जाती है, जब तारीख बदलती है तो डेप्री बदल जाएगा, इसलिए आप तारीख देखो खरीदी था कब? 1/4 को। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। तो पूरे 12 महीनों का डेप्रीशिएशन लगाना है। तो पूरे 12 महीनों का डेप्रीशिएशन होगा 10,000। 1 लाख का 10% 10,000। फिर इसी अमाउंट को इसी तारीख पे हमको P&L में ट्रांसफर कर देना है। सो P&L अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन 10,000। तो पड़ी। Yes. चलो आगे बढ़े। प्रोजेक्टर कहाँ गया? टूट गया? हाँ ही नहीं। है ही नहीं इधर। चलो, पहला साल खत्म हो गया, अब दूसरा साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 24 को। उससे पहले कोई एडजस्टमेंट हुआ है? यस, 1 7 23 को आपने एक और मशीन खरीदी, कितने की? 50,000 की। तो पहले अब उसकी एंट्री होगी 1/7/23। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लाइन कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये फर्स्ट ईयर जो है वो क्लोज हो गया था। चलो, अब 1/7/23 को आपने एक और असेट खरीदी, सो अगेन असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने में खरीदी? 50,000। उसके बाद आप देखो मशीन कुछ बेच रहे हो आप और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये साल कब खत्म होगा हमारा? 31 मार्च 2024। और सबसे पहले साल एंड में हम कैलकुलेट करेंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, असेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अब आपके पास आ गई है 2 असेट। एक पुरानी वाली पड़ी है, पुरानी वाली में आपने डेप्री कितना लगाया था? 10,000, वो तो एज इट इज रहेगा। नई असेट जो आपने खरीदी है उसका डेप्रीशिएशन में यही कैलकुलेट कर देता हूं, 50,000 इंटू 10%, कितना? इंटू नहीं, कितने मंथ लिए आपने? 3 के 9। 1 जुलाई को आपने खरीदा था, 31 मार्च तक 9 मंथ हुए, सो इंटू 9/12 कितना हो जाएगा? 37। सो 10,000 तो लगा ही है, प्लस 3750 सेकंड मशीन का, टोटल 13,750 हमारा डेप्रीशिएशन हो गया सेकंड ईयर। और इसी तारीख को इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट। सो P&L अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन 13,750। और इसी के साथ हमारा सेकेंड ईयर क्या हो गया? क्लोज हो गया। कोई डाउट यहां तक? नहीं। चलो, अब थर्ड ईयर में कुछ बेचना है अपने को? बेचना तो है ही नहीं अपने को, ना ही कुछ खरीदना है।
तो थर्ड ईयर में सिर्फ किसकी एंट्री होगी? ओनली डेप्रिशिएशन। इधर गया, जादू हो जाता है। चलो, थर्ड ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2025 को फर्स्ट एंट्री डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट। चलो बताओ डेप्री की अमाउंट कितनी? 10,000 तो फर्स्ट वाली मशीन का। अच्छा, सेकंड का भी ये मत सोचना कि भाई पहली बार जो डेप्री लगा था 3750 का वही कंटिन्यू रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। नहीं, ये मशीन में जब आपने डेप्री लगाया तो वो 9 मंथ का कैलकुलेट किया था। ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन हो तो क्या करने का ना, हर बार डेप्रिसिएशन नया कैलकुलेट करने का ओपनिंग वैल्यू पे। तो ओपनिंग वैल्यू असेट की 50,000 है, 10% मुझे लगाना है और इस साल पूरे 12 महीनों का लगाएंगे, मतलब 5,000 रुपीज डेप्री लगेगा। सो टोटल डेप्रिसिएशन मेरा कितना हो जाएगा? इसी डेट को डेप्रिसिएशन को क्लोज करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो P&L टू डेप्रिसिएशन 15,000 और डेट आएगी 31 मार्च 25। बोलो, खबर पड़ी? क्लियर? कोई डाउट? ये था बेसिक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन। अब इसमें अपने डालेंगे मिर्च मसाला। हाँ, असेट बेचेंगे, अलग अलग डेट्स डालेंगे। पूरा गेम जो है ना वो डेट्स का है। डेप्री अगर किसी को भारी लगता है ना वो डेट की वजह से ही लगता है, और जिसको डेट समझ में आ गया तो इससे इजी चैप्टर कोई है ही नहीं। सबसे पॉपुलर चैप्टर है ये। कुछ गिनी चुनी एंट्री आया है फिक्स, असेट खरीदो, डेप्री लगाओ और असेट को बेच दो, उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। चलो, इसके भी लेजर बना देते अपने एक बार, कि सीधा बड़े क्वेश्चन के बनाए। नया क्वेश्चन लेते हैं, उसमें एंट्रीज और लेजर वापस बना देते। हाँ, लिखनी तो पड़े, मार्क्स कौन देगा? पूछी तो लिखनी पड़ेगी ना। अगर सीधा लेजर पूछा है आपको तो जनरल एंट्री नहीं करने की, बट आपको फिर वो याद रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि पोस्टिंग करते वक्त जनरल एंट्री तो चाहिएगी आपको। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। विप्रो लिमिटेड, नाम बदल देते हैं, टाटा कर दो। अपनी दो ही फेवरेट है, एक विप्रो और एक टाटा, बाकी कहीं पे कोई कंपनी नहीं मिलेगी आपको। टाटा लिमिटेड परचेज, ये क्या कलर बदल जाता है, अ मशीन। टाटा लिमिटेड परचेज अ मशीन of rupees 1 lakh on 1/7/2022 on 1/7/2020। ठीक है, फिर आगे on 1/10/2023 टाटा लिमिटेड परचेज another machine for rupees 50,000। फिर पैराग्राफ करके ऑन 13 सितंबर 2025 टाटा लिमिटेड सोल्ड फर्स्ट मशीन at 20% loss on book value। 13 सितंबर 2025 को टाटा लिमिटेड ने पहली वाली मशीन जो है वो 20% लॉस पे बेच दी। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। नेसेसरी लेजर में एक मशीन का बनेगा, एक बनेगा आपके डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो अब इसमें मैं जनरल एंट्रीज नहीं करूंगा, बिना जनरल एंट्रीज के अपने डायरेक्टली इसकी लेजर पोस्टिंग करके देखेंगे। ठीक है, वो बाकी रह गया।
लिख लो भाई, रेट ऑफ डेप्री इज 10% SLM। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्री लगाना है। पीएनएल का भी लेजर बनना। पीएनएल नहीं बनता भाई, नहीं। पीएनएल वो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। पीएनएल का लेजर बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। चलो डब्बे बनाओ। क्या बोल रहे हैं? एकदम लिखने नहीं पा रहा हूँ। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे? एग्जाम चल रही है? एक बनेगा असेट और एक बना देते डेप्रिसिएशन। साइड में आ जाएगी अपनी वर्किंग नोट्स। चलो शुरू करें। फर्स्ट मशीन विप्रो लिमिटेड ने, टाटा लिमिटेड ने कौन सी डेट को खरीदी है? 1722 को। कितने रुपए में खरीदी है? 1 लाख रुपए। जर्नल एंट्री क्या पास होगी? असेट टू बैंक। तो चलो, असेट मतलब यहाँ पे मशीन है, तो मशीन के अकाउंट में हम तारीख लिखेंगे 17/2022 टू बैंक। अमाउंट कितनी? 1 लाख। मतलब पहली मशीन हमारे धंधे में आ गई। साइड में एक वर्किंग भी शुरू कर देने की। यहाँ पे मैं तारीख लिख लेता हूँ कि भाई 1/7/22 को हमने एक असेट खरीदी है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस, या परचेज लिखो तो भी चले। 1 लाख में हमने खरीद ली। ठीक है, चलो। टू बैंक लिखा है, बैंक का हम अकाउंट नहीं बना रहे तो उसमें लेजर पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। अगला ट्रांजेक्शन परचेज या सेल का कौन सी डेट को होने वाला है? 1/10/23, मतलब वो तो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, तो पहले फर्स्ट ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करेंगे? डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो मशीन के अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्लोजिंग डेट डालनी पड़ेगी 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन। रुक जा भाई, उतावल ना कर। और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 31 मार्च 23 टू मशीन।
बराबर। अब डेप्री की अमाउंट के लिए वर्किंग में चले जाने का, वहां पे ही आपको सारी वर्किंग कर देने की। आपका लास्ट मार्च 23 को, तो यहां से लेके यहां तक जब मशीन खरीदी थी और ईयर एंड तक कितने महीने हुए? 9 मंथ हुए। तो आपको 9 मंथ का डेप्री कैलकुलेट कर देना है 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। बोलो कितना आया? 60। ओनली 7,500 आपके पहले मशीन का डेप्रिसिएशन आया। तो मशीन की वैल्यू डेप्री माइनस करने के बाद हो जाएगी 92,500 बैलेंस शीट की डेट पे, दैट मीन्स 31 मार्च 23 को। चलो यहाँ पे अब डेप्री की अमाउंट अपने लिख लेते हैं 7,500। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट साइड भी सेम अमाउंट टू मशीन, ये अपनी सेकंड वाली एंट्री पास होगी। थर्ड वाली एंट्री डेप्रिसिएशन को बंद करके कहाँ ले जाना है? P&L में। तो एंट्री पास होती है P&L टू डेप्री। सो डेप्री का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सो ऑन क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7,500। और यहाँ पे हमारा साल क्या हो गया? खत्म हो गया। इस साल को कर देंगे हम क्लोज। टोटल 7,500 बोथ साइड, इसमें कभी भी डिफरेंस नहीं बचेगा। और इन द सेम मैनर मशीन का अकाउंट भी हम क्लोज करेंगे। तो आप देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 1 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा हमारा 92,500 और इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ ये अगली तारीख मतलब 1 अप्रैल 2023 को बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और पहला साल हमारा हो गया खत्म। भाई क्लियर हो? पड़ी। चलो अब दूसरा साल शुरू हो रहा है। दूसरे साल में साल खत्म कब होगा? ये 31 मार्च 24 को। उसके बीच में आप देखो 1/10/2023 को आप एक दूसरी असेट खरीद रहे हो। तो सेकंड ईयर में मशीन अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे 1/10/2023 टू बैंक। दूसरी असेट कितने में खरीदी? ये दूसरे साल में हमारे पास एक और मशीन आ गई। अब दूसरा साल एंड होगा 31 मार्च 24 को, क्योंकि इस साल में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो ये साल हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। डेप्रिसिएशन टू असेट, तो असेट के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट साइड 31 मार्च 24 टू असेट। अब दो मशीन हो गई हमारे पास। ये जो मशीन आई हमारे पास सेकंड मशीन, उसकी भी यहाँ पे तारीख लिख लेते हैं 17 तक 110 था 110। तो 1/10/2023 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दूसरी मशीन का मतलब परचेज किया हमने 50,000, राइट। अब डेप्रिसिएशन हमको कंटिन्यू लगाना है फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन का। तो साल कब खत्म हो रहा है हमारा? 31 मार्च 24 इज द ईयर एंड डेट। सेकंड मशीन है वो आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीनों का लगेगा। तो 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 मतलब सेकंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 2,500। तो सेकंड मशीन की वैल्यू बच जाएगी 47,500। अच्छा फर्स्ट मशीन पे कितना आएगा डेप्री? 7,500 नहीं आएगा क्योंकि 7,500 9 मंथ्स के लिए था। और अब यहाँ पे हम उस पे पूरे साल का डेप्री लगाएंगे 12 महीनों के लिए। तो कितना हो जाएगा? 10,000। फर्स्ट मशीन में अमाउंट बचेगी 82,500। इन दोनों का टोटल करो 82,500 प्लस 47,500 1,30,000। दोनों मशीन मिला के 1,30,000। 30,000। दोनों मशीन मिला के आपके पास 1,30,000 का बैलेंस होना चाहिए।
अब ये जो डेप्रिशिएशन आया आप देखो, टोटल 10 प्लस 2500, टोटल डेप्री कितना लगाया आपने 12,500। तो यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन में अमाउंट लिखेंगे 12,500। डेप्रिशिएशन के अकाउंट में भी 2 मशीन 12,500। अब डेप्रिशिएशन का अकाउंट 31 मार्च 24 को क्लोज हो जाएगा बाय पी एंड एल 12,500। चलो अब मशीन का अकाउंट आप क्लोज करोगे, डेबिट साइड का टोटल बोलो 142,500। यस सर। उसमें से 12,500 माइनस हो जाएंगे 1,30,000। हमने ऑलरेडी वहां पे टोटल करके देख लिया था, दोनों मशीन का क्लोजिंग बैलेंस 130 ही आना चाहिए था। बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट 31 मार्च 24, यही अमाउंट वापस यहाँ पे 1424। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? अब हुआ क्या, हमने 30 सितंबर 2025 को, अच्छा ये तो 1 साल के बाद है बाप, 30 सितंबर 2025 हमारे करंट ईयर में नहीं आएगा, करंट ईयर 24-25 है, मतलब इस साल में नो ट्रांजेक्शन। डायरेक्ट क्या लगाएंगे हम, डेप्रिशिएशन। तो चलो यहाँ पे मैं डेप्रिशिएशन माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूरे साल का डेप्री 10,000 और यहाँ पे पूरे साल का डेप्री कितना हो जाएगा 5,000, क्योंकि आपने 50,000 में खरीदी थी। पहले जो 2500 लगाया वो 6 महीने का था, यहाँ पे हम 12 महीनों का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 72,500 और हियर यू विल गेट 42,500। टोटल डेप्रिशिएशन 15,000, टोटल अमाउंट 1,15,000। अब इस साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो सिंपली डेप्री की एंट्री 31 मार्च 25 बाय डेप्रिशिएशन कितना आया था 15,000 और इसी साल को ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बचेगा 1,15,000 और यहाँ पे हम अकाउंट कर देते हैं क्लोज। अब यही वापस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लेंगे हम, डेबिट साइड 1,425 ओपनिंग बैलेंस 1,15,000। मशीन का अकाउंट भी क्लोज करना था अपने को, सॉरी पी एंड डेप्री का अकाउंट 31 मार्च 25 को यहाँ पे हमने जो डेप्री लगाया था ऊपर 15,000 का, वो पी एंड एल में चला जाएगा। क्योंकि अब ये जनरल एंट्री वाइज याद रखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो आप, फिक्स ही है कि किसमें क्या आएगा। 2 मशीन 15,000 और इमीडिएटली ये अकाउंट भी क्या हो जाता है हमेशा क्लोज। तो पड़ी ये 3 सक्सेसफुल ईयर्स मशीन के खत्म हो गए। अब चौथे साल में कोई एक मशीन की कुर्बानी देनी है अपने को। 30 सितंबर 2025 के दिन टाटा लिमिटेड ने अपनी पहली वाली मशीन को 20% लॉस के साथ बेच दिया। तो साल बुक वैल्यू पे बेचते हैं मोस्ट प्रोबेबली, सेलिंग प्राइस पे दिया हो तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब सबसे पहले 13 सितंबर को हम बेचने की एंट्री करेंगे। देखो मैं यहाँ पे जनरल एंट्री लिख लेता हूँ, बेचूंगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और मशीन जाएगी तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। चलो कौन से मशीन बेचने की बात की है, तो चलो फर्स्ट मशीन 72,500 एज ऑन 31 मार्च 25 चल रहा था। अब मैंने बेचा कब उसको 13 सितंबर 25 को, मतलब बेचने वाले साल में भी मैंने मशीन को यूज किया है फॉर द 6 मंथ। तो अगेन यहाँ पे जब डेप्री निकालेंगे तो ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट करना है, 1 लाख का 10% इंटू 6/12। भाई अमाउंट कैसा है पता चला, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। तो 5,000 में हमने मशीन बेच दी, मतलब सॉरी 5,000 डेप्री लगाया, बचेगा कितना 67,500। ये मेरे मशीन की बुक वैल्यू है एज ऑन 13 सितंबर 2025। बेचने से पहले 67,500 की मशीन चल रही है, उस पर लगा दो आप 20% लॉस, लेस करेंगे इसमें से लॉस 67,500 का 20% 13,500 पक्का। चलो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई ये आपकी सेलिंग प्राइस आई।
54,000 में आपने मशीन को बेच दिया। तो बुक वैल्यू, लॉस और सेलिंग प्राइस। एंट्री में सेलिंग प्राइस मतलब बैंक में पैसा आया 54,000, मशीन थी कितने की 67,500 की, और जो नुकसान हुआ वो डेबिट में आ जाएगा 13,500 P&L अकाउंट डेबिट। वो पड़ी। चलो तो ये इसको सबसे पहले अपने पोस्टिंग कर देते हैं मशीन अकाउंट में। क्रेडिट साइड 13 सितंबर 2025 को जो मैं मशीन बेची बाय बैंक, कितने में बेची थी भाई? 54,000 में। बेचने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, बाय P&L, ब्रैकेट में लॉस लिख लेने का। कितना लॉस हुआ? 13,500। क्लियर? कब पड़ी? अब साल खत्म होगा हमारा 31 मार्च 2026 को, तो पर दूसरी मशीन तो अभी भी पड़ी है ना, तो दूसरी मशीन पे जो हम डेप्रिन लगाएंगे वो तो पूरे साल का लगेगा। कितना? 5,000। तो 42,500 में से 5,000 गया, 37,500। ओके, अब देखना दूसरी मशीन पे डेप्री कितना लगा है? 5। लेकिन पहली मशीन पे भी डेप्री लगा है, 6 महीने आपने उसको यूज किया था, उसका डेप्री भी 5, और सेकंड मशीन का भी कितना? 5। टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 मशीन अकाउंट में 31 मार्च 2026 बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्री के अकाउंट में डेबिट साइड 31 मार्च 26 टू मशीन कितना था? 10, और अकाउंट क्लोज कर देंगे 31 मार्च 26 बाय P&L 10,000। राइट? अच्छा, अब आप देखो आपके पास कितनी मशीन बची है? एक ही बची है। ये जो मशीन बची है उसका बैलेंस अब कितना चल रहा है? 37,500। आपका क्लोजिंग बैलेंस 37,500 ही आएगा। डेबिट साइड का टोटल 1,15,000, और क्रेडिट साइड की अमाउंट आप माइनस करो, क्योंकि जो मशीन बची है वही अब क्लोजिंग में आएगी 37,500। और यहाँ पे भी लिखेंगे हम बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 26 को। अब यही वापस यहाँ पे मेंशन कर देने का 1/4/26 को। अब मेरे पास जो दूसरी मशीन बची है अब वो कंटिन्यू रहेगी, बट हमको तो यहाँ तक करने को ही बोला था। खबर पड़ी? बोलो, कोई कंफ्यूजन? हो गया कॉपी साथ में? कर लेना था ना, कर लो कॉपी। मशीन अकाउंट थोड़ा zoom कर दो। एक सेकंड, मैं इसकी पहले PDF ले लूं। VIP वाली टिकट भी ले सकते हैं, अफोर्डेबल होती है। T20 में तो VIP वाली टिकट तो टीवी आई जाए એટલા માં। हाँ यार, 20-25 हजार के वो बॉक्स होते हैं ने, पहले 500-1000 वाली में तो खबर ज ना पड़े कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। वहां पे जो स्क्रीन लगी होती है उसमें रिव्यू देखने पड़ते हैं। भाई खबर पड़ी? अब एक सम अपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करते इसी टाइप। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन करते, मेथड चेंज कर देते हैं तो आपको पता चलेगा डेप्रिसिएशन में क्या फर्क पड़ेगा। चलो, एंट्रिया देखो सेम ही रहने वाली है, चेंज क्या होगा? आपकी वर्किंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो डब्बे अवेलेबल है, मैं खाली अमाउंट उड़ा देता हूँ। क्वाइट इजी फॉर मी, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे इवन तारीख भी चेंज नहीं करनी। चुप रहे भाई।
ये ठीक है, फटाफट इरेज हो जाता है। वर्किंग पूरी उड़ा दी। अरे चलो क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 10% डेप्रिसिएशन आरबीएम मेथड, એટલે रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर इसका दूसरा नाम डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू। तीसरा नाम रिड्यूसिंग हो गया, रिटर्न डाउन हो गया। कौन सा? ओरिजिनल तो स्ट्रेट लाइन में आता है, फिक्स स्ट्रेट लाइन। डब्ल्यूडीवी, रिड्यूसिंग, तीसरा नाम एक और है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलो यहाँ पे अपने वर्किंग करना शुरू करते हैं। चलो अब है ना, पहले पूरी वर्किंग करते हैं, उसके बाद सारे ही अपने इफेक्ट्स देंगे। पहली वाली मशीन कौन सी डेट को खरीदी थी? 1722 को। पक्का 1 लाख में खरीदी। ओके, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितने मंथ के लिए लगेगा? 9 मंथ के लिए। सो 1 लाख का 10% इंटू 9/12, 7500 अमाउंट आई थी। उस टाइम पे सेकंड मशीन है नहीं हमारे पास। सो 31 मार्च 23 को हमारे मशीन की वैल्यू है फर्स्ट मशीन की 92,500। ठीक है, फिर सेकंड ईयर में हमने सबसे पहले क्या किया? एक दूसरी मशीन खरीदी। कौन सी डेट पे थी वो? 1/10/2023 को हमने एक दूसरी मशीन खरीदी। कितने में? 50,000 में खरीदा। फिर साल खत्म होगा वापस हमारा 31 मार्च 24 को। अब देखो यहाँ पे 92,500 चल रहा है, तो डेप्रीशिएशन अब आपको 92,500 पे गिनना है, ना कि 1 लाख। ठीक है, भले ही वो ऊपर 9 महीने का था, 2 महीने था कि 6 महीने का था, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी रिड्यूस वैल्यू असेट की कितनी है? 92,500। 92,500 का 10%, क्योंकि पहली वाली मशीन पे पूरे साल का लगेगा, और दूसरी वाली मशीन आपने 1/10 को खरीदी है, तो वहां पे 6 महीनों का लगाना है। 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो यहाँ पे माइनस करो आप, 92,500 माइनस 9250 करो। है 11 कहाँ से आएगा? 92,500 माइनस 9250, 83। अच्छा, टोटल डेप्रीशिएशन ऐसा बोलो ना, टोटल डेप्री कितना लगा? 11। सेकंड ईयर में टोटल डेप्रीशिएशन फर्स्ट एंड सेकंड मशीन का 11,750। अच्छा, थर्ड ईयर में ना कुछ परचेज हुआ ना ही कुछ सेल हुआ था, तो थर्ड ईयर में सीधा सीधा हम क्या लगा देंगे? डेप्रीशिएशन 31 मार्च 25 की वैल्यू आ जाएगी 83,250 पे 10% लगेगा, तो 8325 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4750। माइनस कर दो 74। बोलो बाड़को। 42,750। ओके, टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का मिला के 13,075, राइट। चलो फिर जो नेक्स्ट ईयर आया उसमें सबसे पहले हमने पहली वाली मशीन को बेचा। कौन सी डेट पे बेचा था हमने उसको? 30/9/2025 को। तो पहले पहली वाली मशीन को निबेड़ देते। 31 मार्च से लेके 13 सितंबर तक
6 महीने हुए, तो पहली वाली मशीन पे 6 महीने का डेप्री लगाएंगे 74,925 इंटू 10% इंटू 6/12 3746.2 3746.25 तो 46 ही रखते हैं उसको, राउंड फिगर अपने। 0.25 ये 6 महीनों का डेप्री आया, माइनस करो, करण भाई 711 ये मेरे मशीन की बुक वैल्यू हुई, फर्स्ट मशीन की। अब इसको मुझे बेचना है, लॉस एट 20%, तो 71179 का 20% 14236 चलो ये माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा इस मशीन की सेलिंग प्राइस 56,943 56,000। इतने में मैंने इस मशीन को बेचा, दिस इज सेलिंग प्राइस, ये लॉस आ गया और 71179 मेरी बुक वैल्यू होगी। ठीक है, अब दूसरी मशीन जो है उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसमें सीधा सीधा डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे पूरे साल का 4275। एक मिनट पहले ये इसका अमाउंट बोल दो, 42750 माइनस 4275 38,475 38,475 और टोटल डेप्रिसिएशन में एक सेकंड मशीन का डेप्री और एक फर्स्ट मशीन का 3746 8021 3746 प्लस 4275 ये आ गया हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर। क्लियर हो पड़ी वर्किंग? चलो अब तो सिर्फ अमाउंट डालनी है अपने को, और कुछ नहीं करना है। पहली मशीन 1 लाख में खरीदी, पहले मशीन का डेप्री 7,500, क्लोजिंग बैलेंस 92,500, बोथ साइड टोटल 1 लाख। 92,500 ओपनिंग, 50,000 में दूसरी खरीदी, दूसरे साल का डेप्री है 11,750। चलो टोटल मारो 142,500 माइनस 11,750 1,34,000 नहीं 1,30,750 1,30,000 ये सीडी वापस यहाँ बन जाएगा बीडी। थर्ड ईयर में हमने डेप्री लगाया है 13075। एक मिनट भाई 1117675। चलो 1117675 यहाँ पे आ जाएगा। मशीन बेची कितने में अपने 56,943, तो बैंक में आ जाएगा 56,943। लॉस किया हमने 14,236 का। डेप्रिसिएशन सेकंड लास्ट ईयर में लगाए 8,021 का और आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 38,475। चेक कर लो भाई आ रहा है? चलो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हमने डेप्री कितना लगाया था 7,500, 75 P&L में भी कितना 75, टोटल 75। दूसरे साल में कितना था 11,750, 11,750, 11,750। तीसरे साल में 13075। एट जीरो खत्म। बोलो है कोई डाउट? इसमें हम लेंगे थोड़े टेढ़े वाले क्वेश्चन भी है अपने पास। चलो पहले इसको अपने बोलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसकी भी पीडीएफ भिजवा दूं? फिर काम करोगे ना कि फिर प्रिंट आउट निकालोगे, कॉपी करोगे ना? क्या टाइम हुआ है? वैसे तो खराब चल रहा है। एक बिजी हुई है अभी, बड़ा फटाफट पढ़ रहे हैं आज तो अपने। हाँ अच्छा। तो अब अपने एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ,
आपको सिर्फ मुझे मशीन के भाव ढूंढ के देने हैं, ठीक है? लिखवा दो, कैल्सी दो मेरे को कर। ये कैल्सी मरे हुए सबके। चाले हाँ चलो लिखो। बाळको क्वेश्चन लिखो। टाटा लिमिटेड दो ही इंडिया में कंपनी अच्छी है, एक टाटा और एक विप्रो। टाटा तो वैसे भी बाई डिफॉल्ट है और विप्रो इसलिए अच्छी है क्योंकि मैंने काम किया था उसमें। सिर्फ वो 9 महीने अच्छी लगी, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। टाटा लिमिटेड परचेज एन असेट बिफोर 4 years. Before 4 years. Today, as on 1st April 2022, value of asset is rupees 60,000. Today, as on 1/4/2022, value of asset is 60,000. Find out purchase price of asset. Find out purchase price of asset. आपको असेट का भाव नक्की करके बताना है। अभी उसका भाव 60,000 चल रहा है, ठीक है? अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन। बताओ फटाफट बिना सॉल्व। मतलब एक जवाब आया है 1 लाख रुपए। ऐसे एमसीक्यू में भी पूछा है, फटाफट जवाब होना चाहिए। कैल्सी में ओरल कैलकुलेशन करनी चाहिए। 39,366 सेकंड जवाब। 1 लाख दूसरा जवाब। मेजोरिटी 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख सही जवाब 1 लाख ही है। भाई तूने 60,000 में से डेप्री माइनस कर दिया, ऐसा लगता है। ऐसे ही किया ना, अपने को रिवर्स जाना है। 1/4/22 को 60,000 की सिंपली समझो, कितने साल पूरे हो गए? 4 साल। अगर 100 रुपए की कोई असेट होती है और उसपे मैं डेप्रीशिएशन 10% के हिसाब से 10 रुपए लगाता हूँ, तो 4 साल का डेप्री कितना लगा? 100 रुपए की असेट पे डेप्री कितना लग चुका है? 40। तो ओपनिंग वैल्यू मतलब परचेज प्राइस असेट की 100 रुपया है, 4 साल में मैंने उस पर 40 का डेप्री लगा दिया है। आज उसकी वैल्यू एज ऑन 1/4/22 कितनी चल रही है? 60। 60 पे 60,000 100 पे कितना? कब पड़ी? क्लियर? एक और हो जाए।